हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज यानी 11 मार्च 2021 को हम लेकर आए हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम, ईएसआईसी, सीएचओ, सीआरपीएफ, एनएचएम और एचएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। Our question number 1 is most lethal type of arrhythmia is। निम्न में से कौन सा मोस्ट लीदल अरिथमिया का प्रकार है। मोस्ट लीदल का मतलब है डेंजरस। ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी एट्रियल टैकिकार्डिया, ऑप्शन सी साइनस अरिथमिया या फिर ऑप्शन डी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। The right answer of this question is option A ventricular fibrillation। ventricular fibrillation को हम most lethal arrhythmia या फिर most dangerous arrhythmia के नाम से जानते हैं। Let's see the explanation। ventricular fibrillation VFib is considered most serious cardiac rhythm disturbance। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कह लीजिए या फिर वीफिप कह लीजिए या फिर इसे शॉर्ट में वीएफ के नाम से भी लिखा जाता है, इन सभी का मतलब है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट सीरियस टाइप का कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस है। इसकी वजह से पर्सन की मृत्यु तक हो सकती है। इसे याद रखने का तरीका है वी स्टैंड्स फॉर वेरी सीरियस। सो वी स्टैंड्स फॉर वेरी सीरियस। तो आप याद रखिएगा हमारे बॉडी में मोस्ट सीरियस टाइप का जो कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस है वो है वी से वेरी सीरियस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और फिब्रिलेशन वर्ड का आपको सिंपल मीनिंग में बता देता हूं। फिब्रिलेशन का मतलब याद रखिएगा फड़फड़ाना। हार्ट एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के कारण हार्ट के सिकुड़न होने के कारण ब्लड आगे मूव करता है, लेकिन यदि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, हार्ट सिर्फ फड़फड़ाएगा एक जगह पर, तो ब्लड आगे प्रॉपरली मूव नहीं हो पाएगा। और इस सिचुएशन की वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड डिस्टर्बेंस हो सकता है और इस वजह से लंबे समय तक ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मौजूद रहे, हार्ट फड़फड़ाता रहे, तो इसकी वजह से हार्ट अपना काम करना ही बंद कर देगा, कार्डियक कोलैप्स हो जाएगा या कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और इसकी वजह से पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी टू। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हमें तुरंत पर्सन में सीपीआर या फिर डिफिब्रिलेशन करना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इन आवर बॉडी मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में प्रॉपर नॉर्मल रिदम जब चलती है तो क्या होता है, ये मान लीजिए हार्ट के दो अपर चैम्बर्स हैं, एट्रियम है और ये है वेंट्रिकल्स। जब हमारी बॉडी में नॉर्मल इनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लाकर डाला जाता है और फिर एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और फिर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ब्लड हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचता है और वहां पर प्यूरिफिकेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम में डालती हैं और लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण यहां से ये ब्लड एरोटा के अंदर आता है और एरोटा वापस इसे बॉडी के सभी पार्ट्स तक सप्लाई करती है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंस होता है तो मान लीजिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने लगा, हार्ट का जो ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो क्या हुआ, क्या होगा, क्या ब्लड यहाँ पे प्रॉपरली पहुंच पाएगा, क्या इसके द्वारा फिर आगे ब्लड को प्रॉपरली भेजा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा और लंबे समय तक इनके फड़फड़ाने के कारण, फिब्रिलेशन के कारण हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर देंगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा और पर्सन के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। नाउ डिस्कस अबाउट द एट्रियल टैकिकार्डिया। एट्रियल टैकिकार्डिया को आप सिंपली एट्रियम से जोड़कर देखें। एट्रिया वर्ड है तो एट्रियम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का 100 से ज़्यादा होना। यदि एट्रियम में 100 से ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बीट हो रहा है, तो वो एट्रियल टैकीकार्डिया कहलाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम और अरिदमिया। इट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल that controls the heartbeats start from an unusual location in upper chambers and rapidly repeats causing atria to beat quickly। सिंपल साधारण शब्दों में समझें तो हार्ट के अपर चैम्बर्स एट्रियम के अंदर यदि जिन स्थानों से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं उन स्थानों से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ना जनरेट होकर किसी और स्थानों से लगातार जनरेट हों और इसकी वजह से हार्ट का एट्रियम पार्ट बहुत तेजी से बीट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इसे आप एट्रियल टैकीकार्डिया कहेंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन से पहले समझा था कि हार्ट का एट्रियम पार्ट 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन को एट्रियल टैकीकार्डिया कहेंगे। साइनस अरिथमिया क्या होता है? इट इज़ अ इरेगुलर हार्ट बीट दैट ईदर टू फास्ट और टू स्लो। यदि हमारे हार्ट की हार्ट बीट या तो बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी सिंपली कहें तो उसकी रिदम बिगड़ जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो इस सिचुएशन को साइनस अरिथमिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस इज नोन एज। ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी जिसके द्वारा वह स्वयं को पैथोजन से बचाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लोकोमोशन, ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी इम्यूनिटी या फिर ऑप्शन डी सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इम्यूनिटी। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके द्वारा हम रोगों से बचे रहते हैं, इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग ऑल नर्सिंग एग्जाम, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following term describes the decreased number of platelets? यदि किसी पर्सन में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए, हमारे शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1,50,000 से 3.5 लाख तक, 3,50,000 तक। यदि इसकी संख्या 1,50,000 से कम हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए थ्रोम्बेक्टोमी, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपैथी, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोसिस। The right answer of this question is option B थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का नंबर कम होना, संख्या कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। ये पीनिया एज अ सुफिक्स किसी भी वर्ड के पीछे लग जाए तो इसका मतलब उसकी संख्या में कमी होना है, डिक्रीज होना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटो मीन्स सेल, thrombocytopenia is a decreased number of platelets in our body. Let's see the explanation. An abnormal decrease in the number of platelets called thrombocytopenia or thrombopenia. इसे आप थ्रोम्बोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से भी जानते हैं। डेफिशिएंट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपैथी। यदि प्लेटलेट्स अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं निभाएं, नहीं कर पाएं, तो इसे हम थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपैथी। नेक्स्ट पॉइंट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थ्रोम्बस कॉल्ड थ्रोम्बेक्टोमी। किसी भी पर्सन की बॉडी में बने ब्लड क्लॉट को बॉडी से रिमूव करना, सर्जिकली रिमूव करना थ्रोम्बेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। किसी भी पर्सन में यदि प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए तो उसे आप थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। थ्रोम्बोसाइटोसिस इज अ इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रही थी तो आपने कहा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर थ्रोम्बोपिनिया, और जब इंक्रीज होने लगी प्लेटलेट्स तो आप कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट with a diagnosis of
hepatitis who is experiencing pruritus, which would be the most appropriate nursing intervention? आप एक ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसे हेपेटाइटिस डिजीज है और उसमें प्रूराइटिस हो रहा है। प्रूराइटिस को आप सिंपली याद रखें तो बोल सकते हैं खुजली। उस पर्सन में हेपेटाइटिस डिजीज है और उसमें खुजली या प्रूराइटिस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करना पसंद करेंगे इन 4 ऑप्शंस के अनुसार? ऑप्शन ए, सजेस्ट दैट द क्लाइंट टेक वार्म शावर, BID, दिन में 2 बार आप क्लाइंट से कहेंगे कि आप गर्म पानी से स्नान करें, या फिर आप कहेंगे ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर, क्लाइंट के नहाने के पानी में आप बेबी ऑयल डालेंगे, या फिर अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट्स स्किन, क्लाइंट की स्किन पर पाउडर अप्लाई करेंगे, या फिर सजेस्ट अ हॉट वाटर रिंस आफ्टर बाथिंग, आप नहाने के बाद हॉट वाटर रिंस के लिए कहेंगे। The right answer of this question is option B, add baby oil to the client's bath water. हम उस पेशेंट के नहाने के पानी में बेबी ऑयल ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? Let's see the explanation. Oil can be applied to help with the dry skin and to decrease the itching. So adding baby oil to bath water is सूथिंग द स्किन। हम किसी भी पर्सन में यदि ड्राई स्किन है तो हम ये जानते हैं कि ड्राई स्किन के कारण पर्सन में इचिंग या खुजली होती है, और इस ड्राई स्किन को रोकने के लिए हम अपनी बॉडी पर ऑयल लगाते हैं, तेल लगाते हैं। तो नहाने वाले पानी में यदि बेबी ऑयल क्लाइंट के हम डाल दें तो उसकी जो बॉडी है, उसकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं रहेगी, और ड्राइनेस ना होने के कारण उसे इचिंग, खुजली या प्रूराइटिस नहीं होगा। So it is the rational. Hepatitis refers to an inflammatory condition of liver. Hepatitis का मतलब है लीवर में इन्फ्लामेशन या सूजन का होना। It's commonly caused by viral infection, but there are other possible causes of hepatitis. Hepatitis disease मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाला डिजीज है, लेकिन इसके अलावा भी कई और कारण हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। These include autoimmune hepatitis and hepatitis that occurs as a secondary result of medication, drug, toxin और alcohol. हेपेटाइटिस सिंपली वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन कुछ अन्य कारणों से भी ये हो सकता है, जिसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या फिर किन्हीं दवाओं के लंबे समय इस्तेमाल के कारण हेपेटाइटिस हो जाना, या फिर टॉक्सिन्स के कारण, या फिर किसी पर्सन के द्वारा लंबे समय तक अल्कोहल इंटेक करना, शराब का सेवन करने के कारण भी पर्सन को हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रूराइटिस थिंग। प्रूराइटिस और इचिंग इज डिफाइंड एज an unpleasant sensation of skin that provokes urge to scratch. प्रूराइटिस और इचिंग एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है, बुरा सेंसेशन है, जिसके आते ही पर्सन को बॉडी को स्क्रैच या खुजली करने का मन करता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैनी स्किन डिजीजेस एंड अनयूजुअल साइन ऑफ सम सिस्टेमिक डिजीज। प्रूराइटिस हमारी बॉडी में किन्हीं स्किन इन्फेक्शंस के कारण होता है या हो सकता है। Pruritus may be localized or generalized and can occur as an acute or chronic condition. Pruritus कंडीशन हमारे बॉडी में लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड रूप में भी हो सकती है, और ये अचानक हो सकती है या धीरे धीरे पर्सन में डेवलप हो सकती है। यू कैन से एक्यूट और क्रॉनिक सिंपली। आंसर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज बाथिंग ट्वाइस अ डे इज टू फ्रीक्वेंट एंड कैन कॉज मोर ड्राइनेस। हम पर्सन को दिन में 2 बार नहाना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बार बार नहाने से पर्सन की स्किन और ड्राई होगी और उसे और ज़्यादा इचिंग या प्रूराइटिस फील होगा। आंसर सी इज इनकरेक्ट बिकॉज पाउडर इज टू ड्राइंग। पर्सन की स्किन में हम ऐसे समय में पाउडर भी अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज पाउडर के कारण भी पर्सन की, पेशेंट की स्किन ड्राई हो जाएगी और उसे इचिंग होगी। रिंस विथ हॉट वाटर एज स्टेटेड इन आंसर डी। आंसर डी भी इनकरेक्ट माना जाएगा। Question number 5. Herd immunity does not protect an individual in
हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा निम्न में से कौन सी कंडीशन से बचाव नहीं होता? डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, स्मॉल पॉक्स या फिर टिटनेस? The right answer of this question is option D. टिटनेस डिजीज में हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती, या फिर यूं कहें हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा टिटनेस से बचाव संभव नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी से के वजह से आप डिप्थीरिया, पोलियोमाइलिटिस, स्मॉल पॉक्स आदि से बच सकते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझ लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी means the ability of a community to resist epidemic diseases by providing protection to non-immune population. हर्ड इम्यूनिटी, जिसे आप कम्युनिटी या फिर सोशल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, इसमें किसी एक विशेष कम्युनिटी या समुदाय में एक विशेष एपिडेमिक डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल करके आप नॉन इम्यून पॉपुलेशन को भी बचा सकते हैं। It help in the eradication of disease like smallpox, polio, diphtheria, etc. हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी के कारण हम स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया आदि रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं या लोगों को इसके अगेंस्ट इम्यून कर सकते हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिजीजेज, जस्ट दोज दैट आर कंटेजियस लाइक टिटनेस। फैलने वाले कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिजीज जैसे टिटनेस आदि में इस प्रकार की इम्यूनिटी से बचाव संभव नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी may develop naturally in a society as a result of widespread exposure to disease, or it may be stimulated artificially by mass vaccination program. हर्ड इम्यूनिटी किसी समुदाय में नेचुरली डेवलप होती है या फिर मास वैक्सीनेशन करवाकर हम इसे पर्टिकुलर कम्युनिटी में डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज। कनेक्टिव टिश्यूज में यदि कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए सार्कोमा, ऑप्शन बी कार्सिनोमा, ऑप्शन सी ऑस्टियोमा, ऑप्शन डी मिलेनोमा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सार्कोमा। कनेक्टिव टिश्यूज में होने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर सार्कोमा कहलाता है। Always remember that sarcoma is a connective tissues malignant type tumor. Question number 7. An adult client who has peripheral vascular disease of lower extremities was observed smoking in the waiting area. What is the most appropriate response for the nurse to make regarding the client smoking? एक अडल्ट क्लाइंट जिसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है और आप देखते हैं कि वही क्लाइंट वेटिंग एरिया में पहुंचकर जाकर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपका क्या होगा? ऑप्शन, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड फॉर पेशेंट विद ब्लड डिजीजेस। ऐसे व्यक्ति या पेशेंट जिनमें ब्लड डिजीज है उनमें स्मोकिंग अलाउ नहीं है। या फिर आप कहेंगे स्मोकिंग कॉजेज ब्लड वेसल्स इन योर लेग्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। स्मोकिंग के कारण आपके पैरों में मौजूद ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको वहां पर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो सकता है। या फिर आप कहेंगे स्मोकिंग इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेन्स योर हार्ट। स्मोकिंग के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है और इसकी वजह से आपके हार्ट पर स्ट्रेन होगा या दबाव बढ़ेगा। स्मोकिंग कॉजेज योर बॉडी टू बी अंडर ग्रेटर स्ट्रेस। स्मोकिंग के कारण आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट में आप इन चारों में से उसे यदि स्मोकिंग करते समय देख लें तो क्या कहेंगे? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर 2. स्मोकिंग कॉजेज ब्लड वेसल्स इन योर लेग्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। हम उससे कहेंगे कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग के कारण आपके पैरों में मौजूद ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और इसकी वजह से ब्लड सप्लाई
प्रभावित हो सकती है, कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा सेल के द्वारा, इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा, मोनोसाइट्स के द्वारा, बेसोफिल्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट, आई होप ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर आता ही होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लाज्मा सेल। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण प्लाज्मा सेल्स के द्वारा होता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Plasma cell is a cell derived by B lymphocyte that has been synthesized to a specific foreign and antigen produces antibodies to that particular antigen। हमारे शरीर में मौजूद बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्लाज्मा सेल का निर्माण होता है और ये प्लाज्मा सेल्स हमारे शरीर में आने वाले एंटीजन या फॉरेन बॉडीज को पहचान कर इनके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको जब कभी भी पूछा जाए कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहां से होता है तो आप कहेंगे प्लाज्मा सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज, हैंड वॉशिंग का क्या ऑर्डर होता है या क्या सीक्वेंस होता है? ऑप्शन ए, बैक ऑफ हैंड, रिस्ट पाम बैक ऑफ हैंड, पाम रिस्ट बैक ऑफ हैंड, या फिर पाम बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एम्स नॉर्सेट 2021 के लिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पाम बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट। पाम बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट, दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ वॉशिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड और यूज्ड ड्यूरिंग द हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के दौरान टोटल 7 स्टेप्स यूज करने चाहिए। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है वेट हैंड्स। वेट योर हैंड्स एंड अप्लाई इनफ लिक्विड सोप टू क्रिएट गुड लेदर। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी बिटवीन 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमें अपने हाथों को गीला करना है। इसके लिए पानी का तापमान 35 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। उसके बाद जब आपके हाथ गीले हो जाएं तो आपको लिक्विड सोप अप्लाई करना है और जिससे अच्छी खासी मात्रा में झाग बन जाएं। झाग बन जाने के बाद आपको स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 है रब पाम्स टुगेदर। रब योर हैंड्स पाम टू पाम इन सर्कुलर मोशन, रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको अपने हाथ की हथेलियों को यानी पाम्स को सर्कुलर मोशन में गोलाकार बनाते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रब करना है। इस स्टेप के बाद आप आते हैं स्टेप 3 के अंदर। इसमें हम रब द बैक ऑफ हैंड्स करेंगे। विथ योर फिंगर्स लिंक थ्रू द अदर हैंड, यूज राइट पाम टू रब द बैक ऑफ लेफ्ट हैंड, देन स्वाब। अब हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की बैक सरफेस को रब करेंगे और बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ के बैक पोर्शन को रब करेंगे। बैक ऑफ हैंड क्लियर होने के बाद फोर्थ स्टेप आता है इंटरलिंक योर फिंगर्स। लिंक योर फिंगर्स टुगेदर फेसिंग ईच अदर इनटू क्लैप्स्ड हैंड, देन रब योर पाम एंड फिंगर्स टुगेदर। बैक पार्ट क्लीन होने के बाद अब हम अपने दोनों हाथों को पास लाकर उंगलियों को एक दूसरे से इंटरलिंक या इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद पाम्स को और फिंगर्स को आपस में रब करेंगे। इस प्रोसेस के बाद हम आते हैं स्टेप 5 में, जिसमें हम कप करते हैं फिंगर्स को, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ की फिंगर्स को पकड़ते हैं। कप योर फिंगर्स टुगेदर विथ योर राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड अंडर, विथ योर फिंगर्स इंटरलॉक्ड, रब द बैक ऑफ देम अगेंस्ट योर पाम, देन स्वैब। अब हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं और उंगली से उंगली को पकड़ते हैं और फिर हथेली और उसके उंगलियों के बैक पार्ट को आपस में इंटरलॉक्ड फिंगर्स करते हुए क्लीन करते हैं, रब करते हैं। फिंगर्स के बैक पार्ट्स क्लीन होने के बाद अब हम अंगूठे को साफ करेंगे। स्टेप 6 के अंदर एनक्लोज योर राइट हैंड अराउंड योर लेफ्ट थंब एंड रब एज यू रोटेट इट, देन स्वैब। अब हम अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को पकड़ेंगे और उसे रोटेशन मोशन के अंतर्गत
रब करेंगे, रोटेट करते हुए रब करेंगे और सेम प्रोसेस को दूसरे हाथ के अंगूठे के लिए, थंब के लिए भी दोहराएंगे। 7th स्टेप में हम रब palms with your fingers, rub your fingers over palm in circular motion then swab। हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की हथेली पर नाखूनों वाले एरिया को सर्कुलर मोशन में रब करेंगे, फिर इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। Once you have followed these hand washing steps, you should then thoroughly rinse with warm running water and dry with a clean disposable paper towel। Paper towels are most hygienic way to dry your hands, but automatic hand dryers may also be used in your workplace। इन सभी सातों स्टेप्स को पूरा करने के बाद अब हम गर्म पानी से अपने हाथों को क्लीन करेंगे और हाथों को पानी से साफ करने के बाद डिस्पोजेबल पेपर टॉवल से साफ करेंगे, जो कि मोस्ट हाइजीनिक माना जाता है। लेकिन यदि पेपर टॉवल मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर मशीन्स के द्वारा भी अपने हाथों को सुखाया जा सकता है। सो एवरीवन, ये थे हमारे ऑल 7 स्टेप्स टू क्लीन योर हैंड्स या हैंड वॉशिंग के टोटल 7 स्टेप। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को गीला करेंगे 35 से 45 डिग्री तापमान वाले पानी से। लिक्विड सोप का इस्तेमाल करते हुए हाथों में झाग बनाएंगे। उसके बाद अपने हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। उसके बाद हम हाथ के बैक पार्ट को आपस में रगड़कर क्लीन करेंगे। फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद पाम्स को अच्छे से क्लीन किया जाएगा। फिर हम कब करेंगे, फिंगर्स को एक दूसरे हाथ की उंगलियों को पकड़ेंगे और फिर जो फिंगर्स के टॉप रीजन से उन्हें क्लीन करेंगे। फिंगर्स क्लीन होने के बाद थंब को दूसरे हाथ से पकड़कर रोटेशन मोशन से क्लीन करेंगे और उसके बाद फिंगर्स को पाम्स पर रब करेंगे ताकि नेल्स वाला रीजन है वो क्लीन हो जाए और ये मूवमेंट सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। उसके बाद ये सातों स्टेप्स यूज करने के बाद हम हैंड वॉश करेंगे वार्म वाटर से और उसके बाद डिस्पोजेबल पेपर टॉवल या ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर्स के द्वारा हाथों को सुखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। किसी भी बर्न के पेशेंट में फ्लूइड लॉस का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन सी पैरालिटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी nasogastric drainage। The right answer of this question is option A increased capillary permeability। बर्न के पेशेंट में कैपिलरीज के अंदर परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता बढ़ जाती है और इसी वजह से पर्सन के अंदर फ्लूइड लॉस बढ़ जाता है और पर्सन डिहाइड्रेशन फेस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वी कैन से very important question। It is calculated that burn client needs 1800 ml of fluid in 24 hours in order to maintain the blood volume and urinary output। एक बर्न का पेशेंट है जिसे 1800 ml फ्लूइड की आवश्यकता है 24 घंटे में उसके ब्लड वॉल्यूम और यूरिनरी आउटपुट को मेंटेन करने हेतु। हाउ मैनी ml would the nurse plan to infuse in first 8 hours based on the Parkland formula। पार्कलैंड फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बर्न पेशेंट में शुरुआत के 8 घंटों में इस फ्लूइड का कितना भाग एडमिनिस्टर किया जाएगा? ऑप्शन ए 450 ml, ऑप्शन बी 600 ml, ऑप्शन सी 900 ml, ऑप्शन डी 1200 ml। वेरी ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, completely based on the concept and formula of Parkland। Important। The correct answer of this question is option C 900 ml। हम उस पेशेंट को जिसे 1800 ml फ्लूइड 24 घंटे में देना है शुरुआत के 8 घंटों में 900 ml फ्लूइड दे देंगे। ऐसा क्यों हुआ है? लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो हम जानते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है। The Parkland formula for the total fluid requirement in 24 hours is as Parkland formula के अनुसार 4 ml multiplied by total body surface area multiplied by body weight in kg।
इस फॉर्मूला के अनुसार हम पर्सन को कितनी फ्लूइड की आवश्यकता है इसे कैलकुलेट करते हैं और 50% गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स, 50% इज गिवन नेक्स्ट 16 आवर्स। इस फॉर्मूला के अनुसार जितना भी फ्लूइड हम कैलकुलेट करते हैं उस फ्लूइड का 50% हम शुरुआत के 8 घंटों में पर्सन को दे देते हैं और बाकी बचा 50% जो फ्लूइड है उसे 16 आवर्स के अंदर पर्सन में दिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, पार्कलैंड फॉर्मूला के अनुसार हम पर्सन में बर्न पेशेंट में फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं जो कि 4 ml मल्टीप्लाइड बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट इन केजी होता है। अब जो फ्लूइड हमें पता चला जितना फ्लूइड क्लाइंट को देना है उसका 50% अमाउंट 8 घंटों में एडमिनिस्टर करेंगे और बचा हुआ 50% 16 घंटे में एडमिनिस्टर करेंगे। और क्वेश्चन में जैसा कि बताया था कि 1800 ml टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट है पर्सन की, तो उसका 50% यानी 900 ml हम शुरुआत के 8 घंटों में एडमिनिस्टर कर रहे हैं और बचा हुआ 900 ml यानी 50% फ्लूइड 16 घंटों में पेशेंट को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a client with pancreatitis has been transferred to intensive care unit. Which order would be nurse anticipate? एक पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है जिसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में पहुंचने के बाद नर्स के द्वारा डॉक्टर द्वारा कौन सा ऑर्डर दिए जाने की आशंका है? ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, डॉक्टर द्वारा कहा जाएगा कि इस क्लाइंट का ब्लड प्रेशर प्रति 15 मिनट में चेक करें, या फिर इंसर्ट अ लेविन ट्यूब, या फिर डॉक्टर नर्स से कहेगा कि क्लाइंट में लेविन ट्यूब लगा दीजिए, या फिर कहेंगे कि कार्डियक मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए, या फिर ड्रेसिंग चेंज 2 टाइम्स पर डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंसर्ट अ लेविन ट्यूब। पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को जब आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा तो आईसीयू नर्स ये अंदाजा लगाएगी कि डॉक्टर उसमें लेविन ट्यूब लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए ऑर्डर देंगे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। नासोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। Nasogastric intubation is a medical process involving insertion of plastic tube or nasogastric tube or NG tube through the nose, past throat and down into the stomach. Nasogastric intubation इसका मतलब है नाक से होते हुए पेट तक प्लास्टिक ट्यूब, जिसे आप एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, डालना या इंसर्ट करना। नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन जब कभी भी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपने सुना ही होगा, या फिर ज्वाइनिंग के बाद आप आईसीयू में काम करेंगे तो वहां पर आपसे कहा जाएगा कि क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन करना है, तो आप समझ जाइएगा कि डॉक्टर कह रहा है कि उसमें एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है और ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पर्सन की नाक से पेट तक डाली जाती है। Orogastric intubation is a similar process involving the insertion of plastic tube through the mouth. Orogastric intubation प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम पेशेंट के अंदर प्लास्टिक ट्यूब को माउथ से इंसर्ट करते हैं स्टमक तक, लेकिन नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन में हम नोज से पर्सन में प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट कर रहे थे। ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन के दौरान जो ट्यूब इस्तेमाल की जाती है उसे आप ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से जानते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को भी मिले। अब्राहम लुईस लेविन इन्वेंटेड एनजी ट्यूब। आपसे पूछा जा सकता है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का आविष्कार किसने किया, किसने बनाया, तो आप कहेंगे अब्राहम लुईस लेविन। Abraham Lewis Levin invented nasogastric tube, so it is known as Levin tube. इसी वजह से हम nasogastric tube को Levin tube के नाम से भी जानते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ nasogastric tube। nasogastric tube कितने टाइप्स की आती है? सबसे पहला टाइप है Levin catheter या Levin tube. It is a single lumen small bore nasogastric tube. लेविन कैथेटर जो होता है, लेविन ट्यूब जो होता है वो सिंगल ल्यूमेन होता है, यानी इसमें एक ही ओपनिंग होती है, स्मॉल बोर होता है। इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन। इस ट्यूब का इस्तेमाल मुख्य रूप से दवा और न्यूट्रिशन को क्लाइंट में देने हेतु किया जाता है।
यहाँ पर जो ये ल्यूमेन वर्ड हमने इस्तेमाल किया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें, द कैविटी और चैनल विद इन द ट्यूब और ट्यूबुलर ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल और इंटेस्टाइन। ल्यूमेन शब्द का वास्तविक मतलब होता है एक ओपनिंग कह लीजिए या फिर एक रास्ता कह लीजिए किसी भी ट्यूबुलर ऑर्गन में पाया जाने वाला, जैसे कि ब्लड वेसल या इंटेस्टाइन। सेकंड टाइप आता है सलेम स्लम्प कैथेटर। सेकंड टाइप है सलेम स्लम्प कैथेटर विच इज अ लार्ज बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ डबल ल्यूमेन। सलेम स्लम्प कैथेटर के अंदर 2 ल्यूमेन्स होते हैं और ये लार्ज ट्यूब होती है, लार्ज बोर ट्यूब होती है। This avails for aspiration in one lumen and venting in the other to reduce negative pressure and prevent gastric mucosa from being drawn into the catheter. सलेम सम कैथेटर के अंदर क्या है, हमने देखा कि भाई 2 ओपनिंग है, 2 ल्यूमेंस हैं। अब इस एक जो ओपनिंग है, ल्यूमेन है, चैनल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टमक में मौजूद जो भी कंटेंट है उसे एस्पिरेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए पर्सन के स्टमक में मौजूद जो कंटेंट है उसको आप एस्पिरेट कर रहे हैं, इंजेक्शन की मदद से बाहर खींच रहे हैं, तो इस खींचने के दौरान नेगेटिव प्रेशर बनता है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा अगर आपने एस्पिरेट करने की कोशिश की तो स्टमक की स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, वो भी बाहर आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सलेम सम कैथेटर स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पर ये जो सेकंड ल्यूमेन है इसकी वजह से अंदर ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता और पर्सन में डैमेज या डैमेज होने के चांस कम हो जाते हैं। थर्ड टाइप है डॉबहॉप ट्यूब which is small bore nasogastric tube with a weight at the end intended to pull it by gravity during insertion. डॉबहॉप ट्यूब एक स्मॉल बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है जिसके एंड में एक वेट लगा हुआ होता है जो कि इंसर्शन में हेल्पफुल होता है। सो एवरीवन, अभी तक हमने 3 प्रकार की नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स पढ़ी, लेविन कैथेटर, सलेम सम कैथेटर और डॉबहॉप ट्यूब। आगे बढ़ते हैं। The client with pancreatitis frequently has nausea and vomiting. पैंक्रियाटाइटिस के मरीज को लगातार नोजिया और वॉमिटिंग होती है। लावाज इज ऑफ्टन यूज टू डिकम्प्रेस द स्टमक एंड रेस्ट द बाउल, सो इंसर्शन ऑफ लेविन ट्यूब शुड बी एंटिसिपेटेड। लगातार नोजिया और वॉमिटिंग होने के कारण पर्सन के स्टमक बाउल को रेस्ट देने के लिए या डिकम्प्रेस करने के लिए पर्सन में लेविन ट्यूब का ऑर्डर डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। अब ये लावाज और गावाज 2 टर्म्स होती हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लावाज एंड गावाज इज दैट लावाज इज अ मेडिसिन टू वॉश अ हॉलो ऑर्गन while गावाज इन मेडिसिन फीडिंग बाय मीन्स ऑफ ट्यूब पास्ड इनटू द स्टमक। लावाज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम स्टमक में ट्यूब इंसर्ट करके स्टमक का वॉश करते हैं, और गावाज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्टमक में ट्यूब इंजेक्ट करके पर्सन को फीड देते हैं, यानी कि फीडिंग देना गावाज कहलाता है और लावाज का मतलब है वॉश करना। क्वेश्चन नंबर 13, A rise of an existing antibody level in response to irrelevant stimuli is called। हमारे शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज का किसी इररेलेवेंट स्टिमुलाई के कारण बढ़ जाना क्या कहलाता है? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, एनामनेस्टिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। The correct answer of this question is option B, anamnestic reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी इररेलेवेंट स्टिमुलाई के द्वारा बॉडी में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ जाए, anamnestic reaction कहलाती है। Let's see the explanation. The rapid reappearance in the blood of antibodies to a antigen after re-exposure to antigen called anamnestic reaction। किसी भी एंटीजन का सेकेंड टाइम बॉडी में प्रवेश करने के तुरंत बाद हमारे बॉडी में उसके खिलाफ बनी एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ना एनामनेस्टिक रिएक्शन कहलाता है। Anamnesis is a cell-mediated phenomena caused by presence of antigen-specific memory of B lymphocytes।
बी लिम्फोसाइट्स की एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी के कारण ये सेल मीडिएटेड फिनोमिना होता है। ऑप्शन में मौजूद एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है। द रिएक्शन कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू एंटीजन। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस के संपर्क में आने के कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ मिनट्स में डेवलप हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के दौरान शरीर में होने वाले सिम्टम्स की। स्किन रैश, नोजिया, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग एंड शॉक। If it is not treated right way, usually with adrenaline, it can result in unconsciousness or death. यदि किसी पर्सन के अंदर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुई है और उसे आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है, यहाँ तक कि पर्सन की डेथ तक हो सकती है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में जनरली ट्रीटमेंट के रूप में एड्रेनलिन का इस्तेमाल किया जाता है, एड्रेनलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट में आप निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर ऑप्शन था एड्रेनलिन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज क्लिक अपॉन द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। Body's attempt to fight the effect of nauseous substance with all its defensive abilities known as। किसी भी nauseous substance या harmful substance के खिलाफ बॉडी के द्वारा उसकी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अलर्ट रिएक्शन, ऑप्शन बी अलार्म रिएक्शन, ऑप्शन सी रेसिस्टेंस या फिर एग्जॉशन। Correct answer of this question is option C, resistance। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी सब्सटेंस के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या पूरी ताकत से लड़ने की क्षमता। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। रेसिस्टेंस मीन्स opposing the effect of a disease, a toxin or a physical force। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी इफेक्ट का विरोध करना या उसे बदलना, चाहे वो डिजीज हो, टॉक्सिन हो या फिर कोई फिजिकल फोर्स हो। अलार्म रिएक्शन इज अ फर्स्ट स्टेज इन द जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम विच इंक्लूड्स चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू स्टिमुलाई, स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। हमारे शरीर को जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं तो इस सिचुएशन में आने के बाद शरीर के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट साइंस को दिया जाता है, कुछ चेंजेस को दर्शाया जाता है, इसे हम अलार्म रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ अ टोर्ट। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट अ टोर्ट इज। किसी नर्स को टॉर्ट कमिट करने हेतु जिम्मेदार पाया गया है। नर्स के अनुसार टॉर्ट क्या है? ऑप्शन 1 द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर बाय अ रीजनेबल इंडिविजुअल। किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अन्य पर्सन पर फिजिकल फोर्स इंप्लीमेंट करना। ऑप्शन बी एन इलीगलिटी कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ अनदर। किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से अपना हक जमाना। या फिर ऑप्शन 3 डूइंग समथिंग रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस वुड नॉट डू। किसी ऐसे कार्य को करना जो कि साधारण सर्कमस्टेंसेस में व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन 4 एन इलीगलिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट। जनता के खिलाफ या जनता के ऊपर इलीगल तरीके से कोई कार्य करना जो कि कोर्ट के द्वारा पनिश किया गया हो। आपको बताना है इन चारों में से टॉर्ट का असली मीनिंग क्या है।
The right answer of this question is option 2. An illegality committed by one person against the property or person of another. किसी अन्य पर्सन की प्रॉपर्टी पर इलीगल रूप से अपना हक जमाना, धोखा करना टोर्ट कहलाता है. An individual is held legally responsible for an action committing against another individual on or an individual's property. यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो बताया गया है उसके अनुसार इट इज़ अ बैटरी दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल हार्म. किसी भी पर्सन को बिना कंसर्न के, परमिशन के आप टच करते हैं फिजिकली तो ये चीज़ बैटरी कहलाती है. ऑप्शन 3 डिफाइंस द negligence. Option 3 doing something that a responsible person under ordinary circumstances would not do. It is a example of negligence. And option 4 is the definition of crime. Question number 16. Infection in the body leads to formation of. हमारे शरीर में इन्फेक्शन किसके निर्माण को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी hormones. The correct answer of this question is option A antibodies. इन्फेक्शन जैसे ही हमारे बॉडी में होगा तो बॉडी इस चीज को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए इसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देगी. क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस प्रोड्यूस एंटीबॉडीज and also synthesize memory T lymphocytes which result into development of natural active immunity. किसी भी पर्सन में जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होने के बाद टी लिम्फोसाइट्स मेमोरी तैयार कर लेगी, इस इन्फेक्शन को पहचान लेगी और भविष्य में कभी ऐसा इन्फेक्शन दोबारा शरीर में आता है तो इसके खिलाफ बनी एंटीबॉडीज को इसके अगेंस्ट यूज करेगी. क्वेश्चन नंबर 17. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी. एक क्लाइंट में सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी हुई है. द नर्स प्लेसेस साइन अबव द क्लाइंट्स बेड स्टेटिंग दैट द क्लाइंट शुड बी मेंटेन इन विच पोजीशन. नर्स ने इस क्लाइंट के बेड के ऊपर एक साइन लगा दिया है, निशान लगा दिया है जिसमें क्लाइंट को इस पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के लिए लिखा गया है. तो आप सिंपली बताइए कि सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी पोजीशन में पर्सन को, क्लाइंट को किस पोजीशन में रखना चाहिए? प्रोन, सुपाइन, सेमीफाउलर्स या डोर्सल रिकम्बेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी के बाद हम क्लाइंट को सेमीफाउलर पोजीशन में देंगे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस. ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटॉमी सर्जरी we will put a client in semifowler's position. Let's see the rationale. After supratentorial surgery above the brain's tentorium, the client head is usually elevated 30 degrees to promote venous outflow through the jugular vein and modulate intracranial pressure. Supratentorial surgery, supratentorial craniotomy सर्जरी है जिसमें हम ब्रेन टेंटोरियम से सर्जरी को परफॉर्म करते हैं. इस सर्जरी के बाद, इस प्रकार की क्रेनियोटॉमी के बाद क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी को मेंटेन करने के लिए उसके हेड को 30 डिग्री के एंगल पर एलिवेटेड रखना चाहिए जिसकी वजह से वीनस आउटफ्लो प्रॉपर मेंटेन हो सके और पर्सन में आईसीपी भी मेंटेन रहे. Option 1, 2 and 4 are incorrect positions after this surgery because they likely to increase ICP. Effluent stool consistency in ileostomy. इलियोस्टोमी में जो इफ्लुएंट फ्लूइड या स्टूल निकलता है वो कैसा होता है? सॉलिड, वाटरी, रेडिश पेस्ट या फिर थिक लिक्विड? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, थिक लिक्विड. किसी पर्सन में इलियोस्टोमी हो रखी है तो इलियोस्टोमी से जो स्टूल निकलेगा वो थिक लिक्विड के रूप में होगा. इलियोस्टोमी इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस इलियोस्टोमी. एन इलियोस्टोमी इज यूज्ड टू मूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. इलियोस्टोमी का इस्तेमाल
हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को या स्टूल के रूप में बने प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। दिस सर्जरी इज डन व्हेन द कॉलन और रेक्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये सर्जरी, इलियोस्टोमी सर्जरी, उन क्लाइंट्स के अंदर की जाती है जिनके अंदर कॉलन और रेक्टम पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। द वर्ड इलियोस्टोमी कम्स फ्रॉम द वर्ड इलियम एंड स्टोमा। इलियोस्टोमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इलियम और स्टोमा। योर इलियम इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है वो टोटल 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम और आखिरी पार्ट होता है इलियम। इलियम पार्ट में यदि स्टोमा ओपनिंग बना दी जाए तो इस प्रोसेस को इलियोस्टोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू अ क्लाइंट विथ कफ। एक पेशेंट जिसे खांसी आ रही है, इसे केयर प्रोवाइड करते समय नर्स के द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाना सही है? मास्क, गाउन, ग्लव्स, शू कवर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मास्क। कफिंग से सफरिंग पेशेंट की केयर करते समय नर्स को मास्क पहनना आवश्यक है। यहाँ पर शू कवर को उपयोग करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मास्क, गाउन, ग्लव्स तीनों साथ होते तो हम इसका उपयोग कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इस क्वेश्चन में मास्क यानी ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन एन न्यूबॉर्न। यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेटली यानी सफिशिएंट रूप से दी जा रही है, इस चीज को कंफर्म करना होगा तो निम्न में से आप कौन से साइन को या किसके प्रेजेंस को देखेंगे और उसके आधार पर कह सकते हैं कि बच्चे को सफिशिएंटली ब्रेस्ट फीड करवाया जा रहा है। ऑप्शन ए, पासिस यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। बच्चा दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करे। या फिर क्राइज फ्रीक्वेंटली, बार बार लगातार रोए। या फिर बच्चा रेस्टलेस हो। या फिर गुड सकिंग रिफ्लेक्स यानी बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स अच्छे से मौजूद हो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यदि बच्चा दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करे तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम रेस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर। यदि किसी पर्सन में रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो उसे आप कौन सा फूड सब्सटेंस या खाना नहीं देंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऐसे पेशेंट्स को हम प्रोटीन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्ट सफलिंग गेट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। किसी पर्सन में चलते समय लड़खड़ाना, ये किस डिजीज में मुख्य रूप से देखा जाता है? अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रीवियस एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को अलग अलग रूप से पूछा गया है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पार्किंसन डिजीज। शॉर्ट सफलिंग गेट पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। लड़खड़ाते हुए चलना, हिलते डुलते चलना, धीरे धीरे चलना, झुककर चलना, ये सभी पार्किंसन के पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। पार्किंसंस डिजीज, a disorder of central nervous system that affects movement, often include tremors। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा रोग जो पर्सन की मूवमेंट को प्रभावित करे, मुख्य रूप से पर्सन में ट्रिमर्स आए, पार्किंसन डिजीज कहलाता है। नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉजेज डोपामाइन लेवल्स टू ड्रॉप, लीडिंग टू सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज में पर्सन का जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। डोपामाइन लेवल में कमी आने के कारण पर्सन में पार्किंसन डिजीज होता है। पार्किंसन डिजीज ऑफ्टन स्टार्ट्स विथ ट्रिमर इन वन हैंड। पार्किंसन डिजीज की शुरुआत पर्सन में ट्रिमर्स के आने के कारण होती है। उसके एक हाथ में ट्रिमर आएगा। सिंपली आप कहें तो पर्सन की राइटिंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर्सन लिखता लिखता बहुत छोटे अक्षर लिखने लगता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। उसके एक हाथ में ट्रिमर्स आते हैं, कंपन होता है। अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस।
इस सिम्टम के आने के बाद पर्सन में और भी सिम्टम्स आते हैं, जिसमें स्लो मूवमेंट मुख्य रूप से है, स्टिफनेस यानी जड़त्व है, लॉस ऑफ बैलेंस ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है उसे आप जान लीजिए, मास्क लाइक फेस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है मास्क लाइक अपीयरेंस ऑफ फेस इज सीन इन विच डिजीज कंडीशन, तो आप कहेंगे पार्किंसन डिजीज में मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है। मास्क लाइक फेस क्या होता है? एन एक्सप्रेशन लेस फेस विथ लिटिल और नो सेंस ऑफ एनिमेशन। किसी भी पर्सन के चेहरे पर किसी भी भाव का ना होना, ना खुशी झलके ना गम झलके, ऐसा चेहरा, उसका चेहरा मुखौटे की तरह दिखाई दे जिसमें ना खुशी है ना गम, ये फेस मास्क लाइक फेस कहलाता है और ये पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डिजीज का, डोपामाइन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। मेडिकेशन कैन हेल्प कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। मेडिसिन की सहायता से हम पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजीज कंडीशन आता है एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज ऑल्सो कॉल्ड सेनाइल डिमेंशिया। एल्जाइमर डिजीज को हम सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस और सेनाइल का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे से होने वाला मेमोरी लॉस सिंपली एल्जाइमर कहलाता है। Brain cells connections and the cells themselves degenerate and die, eventually destroying memory and other important mental functions. हमारे ब्रेन के सेल कनेक्शंस और सेल खुद ही धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस को भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता। अल्जाइमर डिजीज कहलाता है। मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन आर द मेन सिम्टम। एल्जाइमर डिजीज के मेन सिम्टम्स आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस। नो क्योर एग्जिस्ट बट मेडिकेशन कैन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में टेम्परेली इम्प्रूव द सिम्टम्स। इस डिजीज की कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन मेडिकेशन की सहायता से हम टेम्परेरी रूप से कुछ इम्प्रूवमेंट सिम्टम्स में पर्सन के ला सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, a disease in which immune system eats away at the protective covering of nerves। नर्व सेल्स के ऊपर, नर्व कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग को हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही खा जाता है या नष्ट कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डिजीज आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसे आप जनरली एमजी के नाम से जानते हैं या लिखा हुआ पाते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज दैट लीड्स टू वेराइंग डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के अंदर मुख्य रूप से हमारे शरीर में पाए जाने वाले मसल्स या स्केलेटल मसल्स कमजोर हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स आर दोज ऑफ आईज, फेस एंड स्वेलविंग। इस डिजीज में मुख्य रूप से आंख, फेस और स्वेलविंग में हेल्प करने वाले मसल्स प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में डबल विजन, ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स और ट्रबल टेकिंग एंड ट्रबल वॉकिंग होता है। बात करने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, आंखों को खुला रखने में दिक्कत और डबल विजन, ये सभी मुख्य रूप से माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस सिंपली मसल्स की वीकनेस है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप चाहें तो MCQs की प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम रेगुलरली MCQs फॉर योर प्रैक्टिस अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।